फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो अपनी एनसीईआरटी देख रहे हैं उसमें हम लोग 6th क्लास का हिस्ट्री देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट भी कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 7 जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको अशोक के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कि जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो उस परिवार को क्या कहा जाता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, राजवंश, सम्राट, मौर्य या महाजनपद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा राजवंश। अगर एक ही परिवार से लोग शासक बनते जा रहे हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि वो राजा का वंश है, यानी कि राजवंश है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो रंपुरवा अभिलेख है वो कहाँ स्थित है। हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, दरअसल ये ऑप्शंस थोड़ा गलत हैं, हम इसका आंसर डायरेक्ट बता देंगे आपको। आप देखिए तो ये जो रंपुरवा अभिलेख है ये आपको बिहार के जो पश्चिम चंपारण जिला है वहां पे मिल जाएगा। और इसको 1948 में राष्ट्रपति भवन में ट्रांसफर भी कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। और ये जो है रंपुरवा, इसमें जो है जो पिलर बना हुआ है उसके शीर्ष पर बैल की आकृति बनी हुई है। तो ये जो बैल भैया हैं आपको दिख रहे हैं, ये उसी अभिलेख के ऊपर ही स्थित है। और इसको देखिए, ये एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है और अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रख दिया गया है। तो इसको याद रखिएगा कि ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अभी स्थित है। ठीक है, अभी स्थित तो नहीं है, अभी मतलब मिला वहां से था, अभी तो इसको राष्ट्रपति भवन में संरक्षित करके रख दिया गया है। लेकिन अगर कोई पूछे कि कहाँ पे मिला था तो रंपुरवा अभिलेख वेस्टर्न चंपारण से मिला हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि साम्राज्य राज्यों से कैसे भिन्न है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन ए है कि जो साम्राज्य होता है वो राज्यों से बड़ा होता है। दूसरा कह रहे हैं कि साम्राज्यों की बड़ी सेनाओं द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होता है, तो साम्राज्यों को बड़ी सेनाओं के द्वारा संरक्षित करने की आवश्यकता होती है, ये बात भी सही है। तीसरा कह रहे हैं साम्राज्यों को बड़ी संख्या में अधिकारियों की आवश्यकता होती है जो कि जो टैक्स वगैरह है उसको कलेक्ट कर सकें। और लास्ट में कह रहे हैं कि ये सभी के सभी पॉइंट्स सही हैं। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सारे पॉइंट्स सही हैं। साम्राज्य जो है वो बड़ा होता है, राज्य थोड़ा छोटा मतलब कंसेप्ट होता है। तो इसको देख लीजिएगा कि ये सारे पॉइंट्स सही हैं। आगे हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा जिसने युद्ध जीतने के बाद विजय को त्याग कर दिया, तो वो अशोक महान, इनका नाम हर कोई जानता ही है, फिर भी देख लीजिए। कह रहे हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक और बिंदुसार। तो जो ऑप्शन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि अशोका। तो द ग्रेट किंग अशोक की बात की जा रही है, इनके द्वारा युद्ध का त्याग किया गया था। और वो युद्ध कौन सा था, तो कलिंग जो युद्ध था, कलिंग युद्ध लड़ने के बाद इनके द्वारा युद्ध को त्याग कर दिया गया। वहां इतनी ज्यादा घनघोर तबाही मची थी कि उसकी वजह से इनका जो मन है वो काफी विचलित हो गया युद्ध को लेकर के। तो याद रखिएगा कि कलिंग युद्ध में, और कलिंग जो है वो वर्तमान जो उड़ीसा वाला रीजन है उसी का प्राचीन नाम था कलिंग। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाया गया है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, बाघ, शेर, घोड़ा या फिर हाथी। तो लोग बाघ और शेर में कंफ्यूज हो सकते हैं, घोड़ा हाथी तो बात की बात है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि शेर को दिखाया गया है। 4 सिंह एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए बैठे हुए हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कहाँ से लिया गया है, तो इसे सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि प्रतीक चिन्ह जो लिया गया है वो सारनाथ स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 4 शेर एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो पहले ही ऑप्शन में हमने बता दिया कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाए गए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहे हैं कि अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग कर दिया? कलिंग युद्ध, चौसा युद्ध, या दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव? अभी ऊपर हमने बताया ही था कि जो कलिंग युद्ध है, जिसे वर्तमान में उड़ीसा है, उसका प्राचीन नाम था कलिंग। तो वहां जो कलिंग युद्ध था, उसके युद्ध के बाद अशोक ने वहां की घनघोर तबाही को देखते हुए युद्ध का त्याग कर दिया और क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? आप सोच रहे होंगे बहुत इजी क्वेश्चन है, तो भैया एनसीईआरटी में जो दिया है वही कराएंगे ना। और आगे देखेंगे आपकी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन ही है। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर चाणक्य? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पे दिखा दिया गया है आपको कि अशोक जिस साम्राज्य पे शासन किया करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आज से 2300 साल पहले की गई थी। और ये भी बता दिया गया है कि चाणक्य नाम, या जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उनके द्वारा इनकी मतलब सहायता की गई थी इस साम्राज्य को स्थापित करने में। ठीक है, आगे देखिए कि चाणक्य के कई विचार हमें उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम अर्थशास्त्र है, वहां से भी मिल जाता है, तो ये भी हमें याद रखना है। और वो जो पहला वाला मतलब क्वेश्चन करवाया था ना राजवंश, उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो उस वंश को क्या कहा जाता है? उस वंश को राजवंश कहा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि मौर्य वंश में ही 3 काफी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे हुए अशोक। तो इसी वजह से बताया गया है कि अशोक के जो दादाजी थे उनके द्वारा 2300 साल पहले मतलब कि जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना की गई थी। तो इसको हमने देख लिया। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, और यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि जो कलिंग है वो किस राज्य का प्राचीन नाम था? तो कई बार बता चुके हैं कि उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम था कलिंग। आगे देखिए अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो ऊपर हमने देख ही लिया है, तो इसमें टाइम लॉस करने का कोई फायदा नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चाणक्य के द्वारा बिंदु जो है उसकी रचना की गई है अर्थशास्त्र। उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, आपको कहीं कहीं विष्णुगुप्त भी देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के द्वारा किस धर्म का पालन करने के लिए कहा गया? हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म या फिर धम्म? तो आप समझ ही गए होंगे कि अशोक के द्वारा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई से कोई मतलब नहीं था। इन्होंने तो धम्म नामक एक अलग ही कंसेप्ट ला दिया, और ये सभी धर्मों से एकदम अलग ही था। इसमें पूजा पाठ, हेन तेन, बलि, ये सब का कोई मतलब नहीं था। सिर्फ आप अपने कर्तव्य का पालन करें, दूसरों की निंदा ना करें, अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे के धर्म की निंदा नहीं करना है, और लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहना है, उनकी सहायता करनी है। तो इस तरह की चीजें इनके धम्म में शामिल थी। तो आप इन्हें धर्म कहें, ये थोड़ा अजीब भी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 11, और आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किनके द्वारा पढ़ा गया? और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? हेनरी बेंथम, जेम्स प्रिंसेप या फिर जेम्स मिल। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस यूनानी राजा कई राजदूत आए थे? मेगास्थनीज। ठीक है, आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब कि समय में एक राजदूत आए थे विदेश से, और वो किस राजा के राजदूत थे जो कि मौर्य के टाइम पीरियड में यहाँ पर आए हुए थे? हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? सेल्यूकस निकेटर, पोरस, हिटलर या फिर लेनिन। तो हिटलर, लेनिन ये सब क्यों भेजने लगे? ये सब तो बहुत बाद के हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि सेल्यूकस निकेटर। इनके राजदूत जिनका नाम था मेगास्थनीज, ये भारत देश की यात्रा किए थे, और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडिका। तो वास्तविक जो इंडिका है वो तो नहीं मिली है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उसके कुछ अंश मिले हुए हैं। चलें आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन,
और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अशोक जो है वो अपने राजा बनने के कितने साल के बाद कलिंग युद्ध किए थे और फिर विजय हुई थी उनकी। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, राजा बनने के 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद या फिर 8 साल बाद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि जब वो शासक बने तो उसके 8 साल बाद या 8वें साल उनके द्वारा कलिंग विजय की गई थी। यहाँ देखिए आपको बताया भी गया है, एक उनका अभिलेख मिला है जिसमें जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। उसी में आप देखें कि अशोक के द्वारा ये कहा गया कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग की विजय की। लगभग उस मतलब कि युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। तो जब इतनी घनघोर तबाही हुई है तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक सभ्य व्यक्ति होगा उसमें थोड़ी बहुत भी संवेदना होगी, तो वो मतलब कि युद्ध का त्याग ही करना उचित समझेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और जो हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था। ऑप्शंस क्या हैं, ग्रामिक, समाहर्ता, पुरोहित या राजुक। वैसे इसको रज्जुक भी लिखा जाता है, तो जहां जैसे लिखा रहे वैसे आप देख लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वाला, यानी कि राजुक या रज्जुक। ठीक है, तो जो जनपदीय न्यायालय में न्यायाधीश का काम किया करते थे उन्हें राजुक कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि किनके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया। तो ऊपर हमने बताया ही था कि उनके द्वारा बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि वो महात्मा बुद्ध के ही मतलब कि उपदेशों से प्रभावित हुए होंगे, तभी तो बौद्ध धर्म को अपनाए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18वें नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे हम। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे। ऑप्शंस क्या क्या है, काशी, मगध, वैशाली या फिर कलिंग। तो वैसे तो उन्होंने कलिंग को जो जीत लिया था तो कलिंग के भी शासक हुए, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि ये एग्जैक्टली थे कहाँ के। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें आप देखिए कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि मगध के शासक थे सम्राट अशोक। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत में, यानी कि जो हमारा ये दक्षिण भारत है, नॉर्थ इंडिया की बात नहीं की जा रही, ये जो दक्षिण भारत है उसकी बात की जा रही है कि दक्षिण भारत में आज से 2200 साल पहले से लेकर के 1800 साल पहले तक किस वंश का शासक रहा है। चोलों का, चेरों का या पांड्यों का या फिर सभी का। तो आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य इन तीनों का ही शासक रहा था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का पतन लगभग कितने साल पहले हो गया था। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करिएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है और आपको इसे कमेंट करना है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। शेर मुख वाला, कल मैंने एक होमवर्क पूछा मतलब दिया हुआ था, आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया उसको। उसमें सत्यकाम जाबाल के बारे में हमने पूछा था। तो वो जो सत्यकाम जाबाल है उनके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद से जानकारी मिलती है। तो उस क्वेश्चन का जो हमने कल पूछा था उसका आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि शेर मुख वाला विशाल स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो जो हमारा शेर मुख वाला विशाल स्तंभ है वो कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। वाराणसी, सारनाथ, उज्जैन या फिर दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सारनाथ में स्थित है। अभी ऊपर हमने हालांकि बताया भी था, फिर भी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। और इसमें पूछा जा रहा है कि इतिहास के महानतम राजाओं में से एक राजा कौन थे। तो महानतम क्या, हम अगर ये कहें कि महान ही रहे हैं, वैसे तो 2 ही शासक ऐसे रहे हैं इतिहास में जिन्हें हम महान कहते हैं। एक तो हमारे मतलब कि अशोक और दूसरे जो है अकबर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस देख लीजिए, अशोक, घनानंद, कालाशोक या समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि अशोक को कहा जाता है महान शासक। अशोक महान उनका नाम ही कहा जाता है। आगे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि मौर्य शासक की स्थापना या मौर्य शासन की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किनके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शंस हैं अशोक, कौटिल्य, घनानंद या बाणभट्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि कौटिल्य के द्वारा उनकी सहायता की गई थी। और ये कौटिल्य जो है उनके मंत्री भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कह रहे हैं कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में नहीं लिखे गए थे। तो ब्राह्मी, देवनागरी, अरामाइक या यूनानी।
ऑप्शंस है हमारे पास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा देवनागरी। आप देखेंगे कि अशोक के जो शिलालेख मिले हैं वो आपको टोटल 4 मतलब कि लिपियों में मिल जाएंगे। एक तो ब्राह्मी है, दूसरी अरामाइक, तीसरी यूनानी और आप देखेंगे कि खरोष्ठी। और जो सर्वाधिक उनके अभिलेख मिले हैं वो खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, ठीक है। तो इसका देवनागरी बिल्कुल नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी जो है वो गलत है। बाकी सारी चीजें सही हैं और उनके 4 जो मतलब कि थे वो भी हमने आपको बता दिया कि 4 लिपियों में उनके अभिलेख मिले हुए हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो मतलब कि सीटेट का एग्जाम हो गया, केवी का एग्जाम हो गया, तो उसमें आप देखेंगे कई सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं क्या बातचीत की गई है इसमें। कह रहे हैं कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। तो ऐसे राजसी ठाट बाट थे उस टाइम पे। और आगे देखिए कि राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं उनकी हत्या करने की कोशिश ना की जाए, तो छोड़ देना चाहिए राजा का पद फिर। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। तो हद हो गई है भैया, यहाँ तो पूरी जिंदगी एक ही कमरे में निकल जाती है। फिलहाल के लिए आपको बताना है कि उपरोक्त अंश कहाँ से लिया गया है, यानी कि किनके द्वारा ये सारी बातें बताई गई हैं। इतना विस्तार में जो वर्णन किया गया है वो किसी न किसी मतलब कि लेख या किसी ग्रंथ में लिखा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना जहां से ये हमने पॉइंट उठाया हुआ है। तो आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है हमारे पास अर्थशास्त्र, जिसके लेखक विष्णुगुप्त हैं। दूसरा है इंडिका, जिसको मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। तीसरा कह रहे हैं उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उपरोक्त दोनों तो होगा नहीं, सेम पॉइंट दोनों पुस्तकों में तो नहीं लिखा जा सकता। उससे मिलती जुलती चीजें लिखी जा सकती है ना, लेकिन एग्जैक्ट लाइन टू लाइन तो नहीं ही लिखा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि इंडिका। तो मेगास्थनीज के द्वारा जो इंडिका लिखी गई है उसी में ये सारी बातें बताई गई हैं राजा के ये जो राजसी ठाट बाट हैं उनके बारे में, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहे हैं, आपको बताना है ये एक जगह है, एक शहर है एग्जैक्टली, उसके बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं। आपको बताना है कि ये किस शहर का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है, सॉरी पहले तो हम लोग स्टेटमेंट ही देख लें। कह रहे हैं कि यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, और साथ में 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है, और ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने जो बसेरे हैं उनसे घिरा हुआ है। तो आपको बताना है कि ये जो वर्णन किया गया है यह किस शहर के बारे में वर्णन किया गया है, और ये वर्णन भी किसी और ने नहीं, मेगास्थनीज ने ही किया है अपनी पुस्तक इंडिका में, ठीक है। तो बताइए तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र या राजगीर, तो ये सभी शहर ही हैं। आपको बताना है किसके बारे में ये हम लोगों ने वर्णन किया, हमने नहीं किया एग्जैक्टली, हमने तो पढ़ा है, वर्णन तो किसी और ने किया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आधुनिक पटना जिसको हम कहते हैं पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये जो हम लोग देखे ना कि इतनी मतलब भयंकर सजावट वाले घर थे, तो ये सब कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये सब पाटलिपुत्र जो कि आधुनिक पटना कहा जाता है वहाँ पे देखने को मिल जाते थे। आगे देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं फिर इसको देखते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने मतलब जब सीटेट के लिए हम अपने क्लासेस ले रहे थे, कुछ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाए थे, ज़्यादा कुछ नहीं करवाए थे क्योंकि टाइम नहीं था हमारे पास उतना। तो आप देखें कि उसमें एक इसी टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया हुआ था, लेकिन पॉलिटी में करवाया हुआ था, और वैसे ही एक क्वेश्चन आज हिस्ट्री में देख रहे हैं, क्या पता कहीं किसी न किसी एग्जाम में बन ही जाए। कह रहे हैं कि किसने लिखा है उनके धर्मादेश, किनके धर्मादेश, तो जो अशोक के धर्मादेश है उनके बारे में बातचीत की जा रही है, उसी के बारे में ये पॉइंट दिया हुआ है कि किनके द्वारा लिखा गया कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये कथन किसका है एग्जैक्टली आपको ये बताना है, महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस का, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कथा है, जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है कि अशोक के जो धर्मादेश हैं वो आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम काफी कुछ चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे जो अशोक के शिलालेख हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि अशोक के जो शिलालेख हैं कौन सा शिलालेख कहाँ से मिला हुआ है। तो ये देखिए मैप ही दिया हुआ है, हम लोग मैप में देखते हुए चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। आप चाहें तो इसको अपने मैप में मार्क भी कर सकते हैं और कौन सा कहाँ पे है मैप में दिखाया गया, लेकिन हम आपको बता देंगे, हो सकता है मैप में देख के ना समझ आए। तो सबसे पहले आप देखिए ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अशोक के वो कौन से अभिलेख हैं जो भारत देश के बाहर स्थित है। ठीक है, तो भारत देश के जो बाहर स्थित हैं वो आप देखिए लंपक है, कंधार है, मनसेहरा है, शहबाजगढ़ी है। और ये जो तक्षशिला दिखाया गया ये तो नगर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अशोक के ऐसे अभिलेख जो भारत देश के बाहर हैं वो कौन कौन से हैं, कंधार, लंपक, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। इसमें भी आप देखिए कि लंपक और कंधार आपको अफगानिस्तान में मिलेगा और मनसेहरा तथा शहबाजगढ़ी आपको पाकिस्तान में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अशोक के 4 अभिलेख भारत देश के बाहर पाए गए हैं, जिसमें 2 अभिलेख पाकिस्तान में हैं और 2 अभिलेख कहाँ हैं, तो 2 अभिलेख हमारे अफगानिस्तान में हैं। जो अफगानिस्तान में है वो कंधार और लंपक है, पाकिस्तान वाला मनसेहरा और शहबाजगढ़ी है। ठीक है, तो ये तो भारत देश के बाहर वाले हैं। अब आप देखिए ये इतने सारे जो भी रेड रेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये सब भारत देश के भीतर पाए गए अशोक के अभिलेख हैं। इन्हें देख लेते हैं कौन से राज्य या जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कालसी, और ये जो कालसी है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में कालसी अभिलेख है अशोक का। फिर हम देखेंगे टोपरा, ये जो टोपरा अभिलेख है ये कहाँ है, तो ये हरियाणा में था। ठीक है, हम बोल क्यों रहे हैं हरियाणा में था, क्योंकि आगे चल करके 1356 ईस्वी में जो फिरोज शाह तुगलक हैं इनके द्वारा इसको दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ला करके स्थापित किया गया। तो जो टोपरा अभिलेख है वो पहले हरियाणा में था, अभी जो है 1356 से ये कहाँ पे हो गया, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, फिर आप देखिए जो ये जो बहापुर है या इसे बहावलपुर बोला जाता है ये कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, मेरठ वाला तो समझ आ ही रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही है, तो मेरठ वाला उत्तर प्रदेश में है, बहावलपुर या बहापुर, वैसे ये बहावलपुर है, इसमें बहापुर लिखा हुआ है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, तो कालसी उत्तराखंड में है, टोपरा जो है अभी ये दिल्ली में आ गया है और बहावलपुर भी दिल्ली में है और मेरठ वाला तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे देखिए फिर यहाँ आते हैं इस साइड वाले रीजन में। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लुम्बिनी दिखाया गया है। ठीक है, और ये जो लुम्बिनी अभिलेख है ये कहाँ पे है, तो ये तो नेपाल में है। ठीक है, तो जो नेपाल में लुम्बिनी अभिलेख है किसका है, अशोक का। फिर आप देखिए कि ये जो रमपुरवा अभिलेख है, और ये रमपुरवा अभिलेख कहाँ है, तो वेस्टर्न चंपारण में है। ठीक है, तो ये नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ जो रीजन है वेस्टर्न चंपारण बिहार में, वहां पे आपको मिल जाएगा रमपुरवा अभिलेख। ठीक है, और ये जो लौरिया अरेराज है ये भी वहीं पर स्थित है, कहाँ पे, बिहार में। ठीक है, फिर इधर आप देखिए सारनाथ, और ये जो सारनाथ अभिलेख है ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी अभिलेख भी उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद अभिलेख भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इतना हमने बताया, अभी और भी हम बताएंगे। एक अभिलेख ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है गुज्जर अभिलेख, आप इसको गूगल कर लीजिएगा, नहीं समझ आता तो कमेंट करिएगा गूगल करने के बाद ढूंढ करके। फिर आप देखिए आगे हम देखेंगे कि जो हमारा रूपनाथ वाला ये दिख रहा है ना, रूपनाथ अभिलेख, ये कहाँ है, तो रूपनाथ अभिलेख भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा और साथ में कौन सा है, सांची भी आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। और जो पनगुररिया अभिलेख है ये भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। और इसकी आकृति, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि जो पनगुररिया अभिलेख है वैसे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हुई नहीं है, लेकिन एक चीज इसके बारे में जानना चाहिए कि ये बेलनाकार अभिलेख रहा है। ठीक है, जैसे अन्य जो अभिलेख रहे हैं पिलर उसमें से ये हट के रहा है, इसकी आकृति बेलनाकार थी। आगे देखेंगे हम, आगे जो अभिलेख है उनका गिरनार अभिलेख, और ये कहाँ है, तो गिरनार गुजरात में है, तो ये अभिलेख उनका गुजरात में है, गुजरात में। इधर हम देख लेते हैं दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी जो अभिलेख है ये कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ब्रह्मगिरी अभिलेख कर्नाटक में है। एरागुडी अभिलेख कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में एरागुडी अभिलेख है, और कर्नाटक में ही है मस्की अभिलेख। ठीक है, तो कर्नाटक में ही इनका मस्की अभिलेख भी है।
फिर आगे देखिए जो कलिंग है, धौली और जौगढ़, ये कहाँ मिल जाएंगे? तो कलिंग, धौली और जौगढ़ जो है ये उड़ीसा में अशोक के अभिलेख हैं। ठीक है, तो कलिंग, धौली और जौगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे हैं, इन्हें याद रखिएगा, पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 नगरों के बारे में बताया गया है और सबसे पहला जो नगर है वो है तक्षशिला, इधर जो है पाटलिपुत्र और यहाँ देखेंगे उज्जैन। तो जो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला नगर है उस टाइम के, इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पाटलिपुत्र के बारे में अभी इतना सब कुछ हम लोग ऊपर देख के आ ही रहे हैं, आधुनिक पटना जो है वो पाटलिपुत्र है। और सर्वप्रथम आप देखेंगे कि जो मतलब कि मौर्य वंश की जो पहली राजधानी थी वो राजगीर थी, लेकिन आगे चल करके जो उनकी राजधानी बनी थी वो पाटलिपुत्र ही बन गई थी। तो इसको भी हमें याद रखिए, मतलब याद रखना है। इधर हम देखेंगे कि जो हमारा तक्षशिला और उज्जैन है ये मार्ग प्रदान करता था कहाँ आने जाने का, ये हमें देखना चाहिए। जैसे उत्तर पश्चिम साइड में, अगर भारत देश के उत्तर पश्चिम साइड में जाना है तो तक्षशिला से होकर के जाना था, यानी कि तक्षशिला जो है वो हमें उत्तर पश्चिम में जाने का मार्ग प्रदान करता था। और जो उज्जैन है, अगर आप उत्तर भारत से, ये हमारा उत्तर भारत है, ये दक्षिण भारत है, अगर आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आना चाहते हैं तो आपको जो उज्जैन है वो मार्ग प्रदान करता था। तो ये दोनों जो मतलब कि शहर हैं या दोनों जो जगह हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण नगर हैं ये। और पाटलिपुत्र के बारे में तो हमने देख ही लिया, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हमने देख लिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बताया भी गया है कि साम्राज्य में बहुत से नगर थे, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था उसके बारे में कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे नगर थे, जैसे कि हमने देख ही लिया, मतलब कि पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। ठीक है, अब देखिए जो तक्षशिला है वो उत्तर पश्चिम में जाने का, यानी कि मध्य एशिया में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो मार्ग प्रदान करता था। दूसरी तरफ जो उज्जैन है, अगर आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आना चाहते हैं तो उज्जैन जो है वो मार्ग प्रदान करता था। ठीक है, उनके रास्ते में पड़ता था और वो फूल थोड़ी ना बिछाता था कि आप आओ, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आगे फिर बता रहे हैं कि शायद जो नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार थे वो वहीं पे रहा करते थे। यहाँ हम कुछ अन्य पॉइंट्स देख लेते हैं। यहाँ आपको सिक्के दिखाए गए हैं, ये हिंद यमन सिक्का है, ये देखिए। और यहाँ आपको कुषाण कालीन सिक्का दिखाया गया है। नीचे आप देखेंगे तो जो शक शासक रहे हैं उनका सिक्का दिखाया गया है और ये सातवाहनों के टाइम पीरियड का एक सिक्का दिखाया गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब जैसे अशोक के, मतलब कि यहाँ पे आपको बाद की जो बातें हैं वो बताई गई हैं, आगे की बात, यानी कि अशोक के बाद या मौर्य साम्राज्य के बाद क्या हुआ वो यहाँ आपको बताया गया है। तो आप देखेंगे कि ओहो, ये तो पहले ही जो है क्वेश्चन आ गया, जो मैंने आपसे पूछा था उसका आंसर यहीं पे मिल गया है। अब भी अगर आप लोग पूरी वीडियो देखे हैं तो देखने के बाद भी कमेंट कर दीजिएगा, तब भी हमें लगेगा कि हाँ कम से कम पूरी वीडियो तो देखे। तो आज से लगभग 2200 साल पहले जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन हो गया और उसके स्थान पर आप देखेंगे कि क्या हुआ, नए राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद नए राज्यों का उदय होता है। पश्चिमोत्तर, यानी कि पश्चिम और उत्तर की जो दिशा है उसको हम कहते हैं पश्चिमोत्तर। तो पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत में कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यमन राजाओं का शासन रहा, यानी कि 100 सालों तक, कम से कम 100 सालों तक कौन रहे, तो हिंद यमन शासक जो है वो शासन किए। उनके बाद फिर आप देखेंगे पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक जो मतलब कि शासक आए वो राज किए। और उसके बाद देखेंगे इनमें से कुछ जो राज्य हैं ये लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, यानी कि लंबा टाइम पीरियड इनका चला। और आगे देखिए कि जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई, यानी कि जब गुप्ता जो है अंपायर बनता है तो उसके बाद वो लोग शकों को पराजित कर देते हैं, लेकिन उसके पहले तक आप देखेंगे कि इनका जो टाइम है वो काफ़ी, मतलब इनका जो साम्राज्य था वो काफ़ी विस्तार पूर्वक काफ़ी टाइम से वहाँ पे चल रहा था। आगे आप देखिए, और यहाँ आपको बताया गया है कि चैप्टर 10 में हम लोग गुप्त शासक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ शकों के बाद फिर कौन आते हैं, कुषाण आते हैं। और लगभग आज से 2000 साल पहले किसका शासन आता है, तो कुषाणों का आ जाता है। आगे देखिए,
अब अध्याय 9 में हम लोग फिर देखेंगे कुषाणों के बारे में अच्छे से। यहाँ देखिए कि उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक जो पुष्यमित्र शुंग है, इनके द्वारा एक राज्य की स्थापना की गई। शुंगों के बाद कण्व आए और कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक कि लगभग आज से 1700 साल पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना नहीं हो गई। यानी कि गुप्त साम्राज्य के पहले जो भी रहे हैं वो यहाँ पे आपको बताए गए हैं। आगे देखिए, हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। तो किनके जो है युद्ध हुए हैं, तो अब देखिए कि जो सातवाहन शासकों के साथ जो शक हैं इनका जो है युद्ध हुआ है। आगे देखिए, लगभग 2100 साल पहले स्थापित जो सातवाहन राज्य है ये लगभग 400 सालों तक टिका रहा। यानी कि बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं, केवल 400 सालों तक इनका समय चला है सातवाहन शासक का। और सातवाहन जो शासक है इनकी स्थापना किसने की थी, आप मुझे कमेंट करिएगा। वैसे भी जो पहला क्वेश्चन पूछा था वो मतलब यही मिल गया आंसर उसका, तो आप लोग मुझे बताइएगा सातवाहन शासक की स्थापना किसने की थी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। फिर देखिए, कह रहे हैं कि लगभग आज से 1700 साल पहले मध्य और पश्चिम भारत में वाकाटक वंश का शासन हुआ। तो जो मध्य भाग और हमारा पश्चिम भाग है यहाँ पे कौन से शासक आए, तो वाकाटक वंश के जो शासक हैं उनका शासन स्थापित हुआ। फिर हम देखेंगे दक्षिण भारत में आज से 2200 साल पहले से लेकर के 1800 साल के पहले तक दक्षिण भारत में किनका किनका शासन चला है, तो चोल, चेर तथा पांड्यों ने शासन किया था। ये क्वेश्चन हमने करवाया है ना अभी वीडियो में, तो वही देखिए बताया गया कि दक्षिण भारत में आज से 2200 साल पहले से लेकर के 1800 साल के पहले तक किनका शासन रहा है, तो चोल, चेर तथा पांड्यों का द्वारा जो है शासन किया गया है। और आज से लगभग 1500 साल पहले पल्लव और चालुक्य दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई है। ठीक है, तो जो मतलब कि चोल, चेर और पांड्य हैं ये पल्लव और चालुक्यों से भी ज्यादा मतलब पुराने शासक रहे हैं या उनका पुराना वंश रहा है। आगे देखिए, इसके अलावा भी कई अन्य राज्य या राजा हुए, इनके बारे में उनके सिक्के, पांडुलिपि तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रचार प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग और व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उप महाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्ते की खोज की, वहीं जो पश्चिम एशिया वाला रीजन है, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया वाला रीजन है, उनके समुद्री रास्ते भी खुल गए। और इसके साथ साथ आप देखेंगे मंदिर, स्तूप तथा अन्य इमारत का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई और ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्से को पढ़ते हुए इन सारी बातों को याद रखना है। ये सारे मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो आप देखिए कि मौर्यों के बाद यानी कि जब मौर्य एम्पायर खत्म होता है, मौर्य जब एम्पायर खत्म हो जाता है उसके बाद जो टाइम आता है मौर्योत्तर। ठीक है, मौर्योत्तर, तो इसमें आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे, तो जीएस के देखने को मिलेंगे। यानी कि ग्रीक आए उनका शासन देखने को मिलेगा। और ये क्रम से है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएससी ने भी पूछा है, हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस ने भी पूछा है। तो कौन आते हैं, तो मौर्यों के बाद आप देखेंगे ग्रीक आते हैं, ग्रीक के बाद आते हैं शक, शकों के बाद आते हैं पहलव और पहलव के बाद आ जाते हैं कुषाण। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये क्रम है, ये कई बार पूछा गया है, इस वजह से बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने सोचा इसको भी करवा लेते हैं, आसानी ही है। तो यहाँ ना आपको सही गलत बताना है, तो हम सही गलत तो बताएंगे ही। आगे चलिए देखते हैं। पहला कह रहे हैं कि उज्जैन जो है वो उत्तर पश्चिम भारत मतलब की तरफ आवागमन का मार्ग था। तो क्या उज्जैन उत्तर पश्चिम में आने जाने का रास्ता देता था, नहीं ना, उज्जैन तो यहाँ पे था, उज्जैन यहाँ था और ये उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आने का मार्ग प्रदान करता था। यहाँ आप देखेंगे तो उज्जैन ना होकर के क्या होना चाहिए, तक्षशिला होना चाहिए। तो जो तक्षशिला है ना वो उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग प्रदान करता था। फिर खा में कह रहे हैं कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, तो उसके अंदर थे तभी तो वहां से अभिलेख अशोक के मिले हैं। अभी हमने देखा ना कि 4 अभिलेख हैं जो भारत देश के बाहर मिले हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, तो इसके भीतर ही था, तभी तो वहां पे अभिलेख बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त के विचार हमें अर्थशास्त्र में लिखे हुए मिलते हैं। तो भैया चंद्रगुप्त के विचार उसमें नहीं है, उस समय की जो राजनीतिक जो स्थिति थी ना वो सारी चीजें हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलती हैं। और अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की है, ये हमने बता ही दिया है। फिर कह रहे हैं कि कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। तो क्या ये कलिंग का नाम था, मतलब कलिंग बंगाल का नाम नहीं था, उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम था कलिंग। ठीक है, तो बंगाल का ना होकर के किसका था, उड़ीसा का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो हाँ, ज्यादातर इनके अभिलेख ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं, लेकिन अशोक के जो मतलब अभिलेख मिले हैं उसमें आप देखेंगे कि 4 लिपियों में लिखे गए हैं, जिसमें हमने देखा एक तो ब्राह्मी ही है, ब्राह्मी हो गई, दूसरी है खरोष्ठी, तीसरी है अरामाइक, और चौथी कौन सी है? चौथी है यूनानी ना, चौथी है यूनानी। तो ये 4 जो है लिपियों में इनके अभिलेख मिले हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे हुए मिले हैं। ठीक है, तो ये रही आज की अपनी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास में कुछ नया जानने को मिला होगा, और ये वाला जो है ना, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। पढ़ लेंगे तो आपको इससे और कुछ ज्यादा मतलब कि जानने को मिलेगा। तो और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में मतलब जो अभिलेख हैं अशोक के ना, वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है या नहीं वो तो बात की बात है, कुछ ना कुछ आपको नया जानने को मिला होगा। और अगर सब कुछ ठीक है तो फिर वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बगल में ना एक बेल आइकन बन के आता है, तो उसको प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके अगर आप रखेंगे तो यूट्यूब थोड़ा नोटिफिकेशन वगैरह भेज देता है, वरना तो हम देख रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं है लोगों को। तो अगर उसको घंटी को दबा के रखेंगे तो हो सकता है नोटिफिकेशन मिल जाए, वरना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।